नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा शानदार रिएक्शन। तो आज जो हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, जो आपको टाइटल में पता चल ही गया होगा कि रशिया ने एक हमें नया ऑफर किया है कि हम मतलब इंडिया को जो एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट देने को यहाँ पे रेडी हुए हैं जो कि पानी में तैरने वाला है। तो अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किस प्रकार का होने वाला है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट हमारे लिए अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने को आज के समय है नहीं। यूएसए के सैंक्शंस की वजह से, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस की वजह से रशिया आज के समय इंडिया और चाइना की तरफ देख रहा है और अब ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी बेचने को भी तैयार है। रिसेंटली रशिया ने इंडिया को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर दिया है और मेरे हिसाब से अगर इस ऑफर को हम केयरफुली इवेल्युएट करते हैं और इस पे काम करते हैं तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है भारत के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया प्रपोजेस एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स टू इंडिया। इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो ये ऑफर कर रहे हैं इंडिया को वो है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अलाउ मी टू एक्सप्लेन कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि रशिया ने हाल ही में कहा क्या है। ना सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अब मैं जूम इन करता हूँ कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ। इसके बारे में आपने सुना होगा, तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रशिया ने इसे सेटअप करने में हमारी काफी हेल्प करी है। लिटरली एक्चुअली रशियन कंपनीज ने ही इसको सेटअप किया है। और आज के और मैं यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रशिया ने इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने में हमारी मदद की है, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी तो यहाँ पे श्रीलंका में जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट है, तो वो एयरपोर्ट रशिया और इंडिया ने मिलके उसको एक्वायर किया है। तो अब ये एक्वायर इसलिए किया है क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपना जो स्पाई जहाज है तो वो यहाँ पे सेंड करते रहता है और उससे जो हमारी इंटेलिजेंस है या हमारे जो मिलिट्री की जो भी साइंस होती है तो उसको वो चेकअप करने के लिए भेजते रहता है। तो अगर वो एयरपोर्ट हमारे पास में रहा तो हमारे ऊपर में एक थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है कि हम श्रीलंका को थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकें कि भैया एक चाइना का जो जहाज आपके पोर्ट पे आ रहा है तो इसको मत आने दो। तो यहाँ पे जो श्रीलंका है वो अभी हमारी बातें मान रहा है। समय तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। नाउ मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इमेजिन करिए कि हमको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माइनिंग का प्रोजेक्ट है, कुछ हमें बिल्ड करना है और उसके लिए इमीडिएट बेसिस पर आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। गुजरात के किसी कोने पे, प्राइमरली मान लो कि पोरबंदर के आसपास सडनली आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे? क्या आप अचानक से आसपास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओगे या फिर जो कोयले से आप एनर्जी बना रहे हो उसको और ज्यादा सप्लाई करोगे पोरबंदर में, जिससे ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट आएगी? और फिर इस सब में देखो प्रॉब्लम यही है कि जो प्रोजेक्ट जिसपे हम काम करना चाहते हैं वो बन के तैयार हो जाएगा 1-2 साल में। तो क्या 1-2 साल में हम एक एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ की धरती पे बनाएंगे? वेल नहीं। अब आप इमेजिन करो एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक शिप जिसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो शिप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है पोरबंदर को। आपको सिंपली इस तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट को पार्क करना है, यहाँ पे डॉक करना है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद मान लीजिए कि 2 साल बाद अब सडनली आपको जरूरत आन पड़ी है गोवा के आसपास, आपको गोवा में एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अब गोवा में भी आ सकता है। और इंडिया जो एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन रखता है अपने पास, आप इमेजिन करके देखिए अगर हमारे पास 10-20 ऐसे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गए, कितनी आसानी हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह प्रोवाइड करना कितना आसान हो जाएगा। और इससे और फायदा होगा कि जैसे समझ लो श्रीलंका है तो श्रीलंका में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया या बहुत बड़ा तूफान आ गया या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हुई कि जो उनके जो पावर प्लांट है वो काम करना बंद पड़ गए, तो जो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एरिया जो पानी में तैर रहे हैं तो हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं और सेंड करने के बाद में
जो श्रीलंका जब तक के वो रिपेयर नहीं होता है उनका पावर प्लांट, जो कि एक तूफान में खराब हो गया है या कोई बाढ़ में खराब हो गया है, तो तब तक के हम जो श्रीलंका है तो उसको मदद करेंगे, या फिर जो म्यांमार है उनको हम मदद कर सकते हैं, बांग्लादेश को हम मदद कर सकते हैं। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो और तरीके से यूज किया जा सकता है हमारे पड़ोसी देशों के लिए, तो ये भी बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे साबित हो सकता है और साबित भी हो ही जाएगा। एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। ना यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया है ये तो एक काफी फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, अभी तो आई थिंक रशिया ने इस टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं किया होगा, राइट? नहीं, रशिया ऐसे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है आपके सामने रशिया का एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है इस शहर को। जी हाँ, रशिया ऑलरेडी इस मामले में काफी आगे है। 2017 में ही इन्होंने ऐसा एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया था और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है रशिया के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक डिजाइन, किस तरीके से काम करता है। पहली बात तो ये खुद को प्रोपेल नहीं कर पाता, इस पूरे शिप में जो भी जगह है ये कमिटेड है टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर प्लांट है इसमें छोटा सा, और अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपको हिलाना है तो इसको टो करके एक शिप आगे लेके जाती है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो ये 50 मेगावाट से लेकर 800 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है एक सिटी के लिए, जो काफी जगह एक गेम चेंजर हो सकता है। सडनली आपको एक एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिल जाता है तो आप कल को माइनिंग कर सकते हैं, आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं धरती के अंदर। बेसिकली इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। और आप अगर रशियन गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट सुनोगे तो वो लोग ये कहते हैं कि देखिए एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट के कई फायदे हैं। पहली बात तो जमीन का इस्तेमाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कंक्रीट कोई यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। एक बार को धरती पे आपने बना दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, भूकंप आ गया, प्रॉब्लम आ सकती है, इस पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर उसके अलावा देखिए यहाँ पर इजी ट्रांसपोर्टेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, जो अगेन मेन इसका गेम चेंजिंग पॉइंट है। फिर आपने काफी बार देखा होगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको कॉन्स्टेंटली पानी जो बात है ना कि यहाँ पे अर्थ में नहीं आएगा, तो ऐसा ही एक डिजास्टर हुआ था जापान के अंदर में। तो जब बाढ़ आई थी तो उसके साथ में भूकंप भी आया था, तो पहले भूकंप आया था फिर बाढ़ आई थी। तो उस बाढ़ में जो जापान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो भी इसी तरीके से अफेक्ट हुआ था, और जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो भी वहाँ पे फैला था। और उसके बाद में बहुत सारे प्रयासों के बाद में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल में लिया गया। चाहिए होता है, सिंस ये लिटरली पानी पे ही होगा तो आप आराम से पानी को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर एक्टिव एंड पैसिव कूलिंग। तो ये सब देखिए पॉइंट्स है जो रशिया काफी बार कहता है कि इन पर फोकस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम दुनिया में बहुत सारे एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए इन द फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाओगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो रेता थर्मल के हमारे जो लोग होते हैं, जैसे हमारे नागपुर में भी है कि एक हमारा बहुत अच्छा फाउंटेन बना था, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बनाया था, ताकि दुनिया का मतलब एक प्रकार का सबसे बड़ा वो फाउंटेन होता। तो उसका इनोवेशन भी हो गया, उसका बनते भी हो गया। और नितिन गडकरी ने जब भी नागपुर में रहते थे और कोई सेलिब्रिटी हो या कोई नेता हो जब वो नागपुर में आते थे, तो नितिन गडकरी और जो भी सेलिब्रिटी है तो उनको वहाँ पे लेके जाते थे। और उनका धनतोरी में ऑफिस है, पार्टी ऑफिस, तो उस पार्टी ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती थी कि फाउंटेन शो चालू होने वाला है और आपको कुछ पासेस मिलने वाली है, तो आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हो। तो ये स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट होने के बाद में कोई भी है ग्रुप नागपुर में, उन्होंने कोर्ट में जाके केस कर डाला कि भैया जो पानी के अंदर में जो मछलियाँ होती है वो इफेक्ट हो रही है, उनका जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर वो इफेक्ट होती है तो इतने सालों से वहाँ पे कूड़ा कचरा जो वहाँ के दुकानदार है वो वहाँ पे फेंकते थे, तो तब तो आप तो कभी लिखे नहीं। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं या वो कल्चर वाले होते हैं,
तो ये तभी उम्मीद करते हैं जब ये ऐसे प्लान या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आता है, तब इनके इसमें अदा करने की जो टूल है वो यहाँ पे इनकी पैदा हो जाती है। ये ग्रीन पीस का एक आर्टिकल है, बहुत ही फेमस आर्टिकल है 2018 का। इन्होंने उस वक्त कहा था जब रशिया ने इनिशियली ये न्यूक्लियर फ्लोटिंग प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए थे कि दिस इनॉर्मस मॉन्स्ट्रोसिटी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्पस बिल्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट्स बाउंड फॉर आर्टिक। नाउ इन लोगों का ये कहना है कि रशिया एक बड़ा रिस्क ले रहा है, और आप लोग समझ सकते हैं अगेन ये कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले जब आपने सुना होगा, पहली चीज आपके माइंड में आएगी, अगर ये जो तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये गिर जाता है और जो न्यूक्लियर वेस्ट इसके अंदर है ये लीक हो जाता है, तो पानी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उस केस में एक बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर हो सकता है। आसपास की जो मछलियां हैं, जो फिशिंग एरिया है, ये पूरी तरीके से कंटामिनेट हो सकता है। मछुआरों को इससे काफी लॉस हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अगेन इट कैन बी डिजास्टर्स। मैं ग्रीन पीस की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर ये एक यहाँ पे अनहोनी हो जाती है, ये शिप में कुछ ब्लास्ट हो गया है, कुछ भी हो गया, या फिर किसी आतंकवादी ने शिप को टारगेट कर दिया, हु नोस, एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल एक कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। अभी तक हम इंसान क्या करते हैं कि ऑयल ट्रांसपोर्ट जब कर रहे होते हैं, गलती से ऑयल स्पिल कहीं पे हो गया, उसकी वजह से मरीन लाइफ को काफी लॉस हो जाता है। अब इमेजिन करो कि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट अगर हम इस तरीके से गिरना स्टार्ट कर देते हैं, इट विल बी वेरी वेरी बैड। बट अगेन रशिया यहां पर कहता है, वेट, किसने कहा कि ये शिप डूबेगी? ये शिप नहीं डूबने वाली। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिकॉशन इन्होंने पूरे रखे हैं और रशिया के हिसाब से दिस इज कंप्लीटली सेफ। बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप सेफ्टी को देखोगे, एनवायरमेंट को देखोगे, या फिर आप प्रोग्रेस को देखोगे। रशिया ने फॉर द टाइम बीइंग कदम बढ़ाया है प्रोग्रेस की तरफ। और अगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये रेज करना चाहते हैं कि रशिया ये सब इंडिया को ऑफर कर भी क्यों रहा है, वेल इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। यूएसए ने हाल ही में बैन लगा दिया है रशिया न्यूक्लियर फ्यूल पर। तो अब देखिए इनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। इससे पहले रशिया न्यूक्लियर फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोप को, यूएसए को, वो मार्केट्स बंद हो गई हैं। इसलिए अब रशिया कह रहा है कि इंडिया को बहुत ही जल्द नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल लेटेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल मिलना स्टार्ट। क्योंकि जिस तरीके से हमें डिस्काउंटेड प्राइस में जो हमें ऑयल मिला है, जो फर्टिलाइजर मिला है, और अब जो एनरिच यूरेनियम जो हमें मिलेगा, तो ये भी हमें कम रेट में मिलेगा। क्योंकि अगर हम यूरेनियम की बात करें तो दो या तीन ही कंट्री है जो यूरेनियम यहाँ पे यूरेनियम मिलता है और उसको एनरिच करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी यूरेनियम वहाँ पे मिलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया उसके आधार के ऊपर में उनकी इकोनॉमी अच्छी खासी चलती है। तो अगर हमें सस्ते दाम में अगर मिल रहा है तो हम लेंगे क्यों नहीं। और एरिक यारसिटी जो है, यानी कि जो अमेरिका का जो एम्बेसडर है, तो उसने भी यही कहा था ना कि हमने ही ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि रशिया का कोई ना कोई तो तेल खरीदे। हाँ, वो बात अलग है कि अमेरिका ने ही अक्टूबर के महीने से या दिसंबर के महीने में पिछले साल रशिया से वो अपना तेल का जो कंसाइनमेंट है वो भी नहीं लिया था। स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ये अब फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसा लगा? डू यू थिंक दिस इज सेफ, दिस इज गुड, यहाँ पे हमें कदम बढ़ाने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए जमीन पर, पता नहीं क्यों मगर जमीन पे मुझे जरा सेफ लगेगा? बताइए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइन। और आपको भी अगर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अगेन इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट, आपका ओपिनियन हो सकता है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यू कैन डू अ बिट ऑफ योर ओन रिसर्च एज वेल, और फिर लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने सडनली ये कह दिया है कि 4 जुलाई को जब भारत में इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे होंगे, इनके यहाँ सडनली इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे? बताइए किस यूरोपियन कंट्री ने रिसेंटली। तो इसका आंसर भी मैं ले लेता हूँ। जो हमारे इसे सुना है यानी कि भारत के गवाई, तो उन्होंने ही अभी कल ही न्यूज चैनल से बात किया और बात करने के बाद में जो इंडियन की जो पार्लियामेंट है उसको डिजोल्व कर लिया है। और डिजोल्व करने के बाद में यहाँ पे
इलेक्शन को का जो तारीख है वो बताया है। और ये 4 जुलाई को क्यों है ये थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आया। करिए ये अनाउंसमेंट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्वीडन, यूके, जर्मनी, फ्रांस। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड, तो ये हो गया वीडियो खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रहो और बेल आइकॉन भी दबाते रहो, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम।